नमस्कार, मार्केट गपशप में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और आज हम ये शो लेकर आए हैं आईटी सेक्टर का रिपोर्ट कार्ड। जी हां, आईटी सेक्टर को डिफेंसिव भी कहा जाता है, लेकिन पिछले कई तिमाहियों से या आप यूं कहें कि पिछले करीब 1.5-2 साल से ये डिफेंस की जो दीवार है थोड़ी सी दरक रही है। क्योंकि दिक्कतें इसमें यह है कि अमेरिका में जिस तरह से महंगाई बढ़ी, आईटी कंपनीज के लिए चैलेंज बढ़े और वो चैलेंज अभी तक खत्म नहीं हुए। जो नतीजे आ रहे हैं दूसरी तिमाही के, उससे भी अभी कोई पुख्ता संकेत नहीं मिले हैं। यहां तक कि कई बड़ी कंपनियां जो हैं गाइडेंस कटौती कर रही हैं। हम देख रहे हैं कि आगे को लेकर आउटलुक थोड़ा सा अनिश्चित है। हायरिंग को लेकर भी कोई ट्रेंड नहीं है। हायरिंग अगर आईटी सेक्टर में नहीं होगी तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन वाले स्पेस पर भी असर डालता है। एक रिपोर्ट आ रही थी कि पिछले 2 साल में हर घंटे, अगर हम ग्लोबल आंकड़ों की बात करें तो हर घंटे 23 लोगों के ले ऑफ हुए हैं। इसमें आप आईटी, एडटेक, टेक्नोलॉजी से जुड़े सेक्टर को जोड़ सकते हैं। तो मोटा मोटी आईटी सेक्टर का माहौल थोड़ा सा खराब है और नतीजे आ गए हैं। लार्ज कैप के नतीजे आए, मिड कैप के नतीजे आए, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार आईटी सेक्टर का रिपोर्ट कार्ड समझ लिया जाए। कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ है, सेक्टर यहां से किधर जा रहा है, दिशा क्या है, आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं। हालांकि कुछ अच्छी चीजें भी हैं। डील विन के जो आंकड़े आ रहे हैं वो ठीक आ रहे हैं आईटी कंपनीज की तरफ से। अगर हम एट्रिशन लेवल की बात करें, जो पहले जो रफ्तार थी, एट्रिशन यानी कि जो कंपनियां लोग छोड़ते हैं उनकी जो रफ्तार थी वो थोड़ी सी कम हुई है। ये चीज पॉजिटिव हुई है। लेकिन कई कंपनियों में हायरिंग फ्रीज है, हायरिंग नहीं हो रही है। हायरिंग नहीं होने का सीधा सा मतलब है कि आगे कंपनियों को ग्रोथ को लेकर, कारोबार को लेकर विजिबिलिटी नहीं दिख रही है और अभी भी आशंकाएं बरकरार है। तो आईटी सेक्टर का रिपोर्ट कार्ड मार्केट गपशप में आज ये खास टॉपिक आपके लिए, ताकि आईटी सेक्टर में जो तमाम शेयर हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, नतीजे बहुत उत्साहजनक नहीं आए। हमने निराशा ही देखी ज्यादातर शेयरों में। मिड कैप में कुछ कहानी थोड़ी सी अलग रही। हमने एलटीआई मेंट्री के नतीजे थोड़े से अच्छे देखे, शेयर उस पर रिएक्ट भी कर रहा था। लेकिन आज पूरा का पूरा हम समरी निकालेंगे शो में और आपके लिए बेहतरीन शेयर भी जानेंगे। और अगर आपके पास आईटी बास्केट का कोई भी शेयर है तो एक एक करके सभी शेयरों पर राय मिलेगी, यह हमारा आपसे वादा है और अपने एक्सपर्ट को इस शो में हम जरूर जोड़ेंगे। आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे और खास मेहमान एक्सिस सिक्योरिटीज के ओमकार टकसाले, जो कि आईटी सेक्टर में बहुत बारीकी समझते हैं। हर एक गुणा गणित, दांव पेच, आईटी में क्या चल रहा है, कौन से आंकड़े अहम हैं, आपके काम की कंपनी कौन सी है, कहां पर अच्छी ग्रोथ होगी, ये सारे आंकड़े उनके पास हैंडी मौजूद रहते हैं। और आज हमारी वो मदद करेंगे ओमकार कि आपकी आईटी में पोजीशन किस तरह से होनी चाहिए। लेकिन एक बार ना समरी समझ लेते हैं कि अभी तक के जो नतीजे आ चुके हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने देख रहे हैं कि लार्ज कैप के सारे नतीजे आ गए, मिड कैप के भी ज्यादातर नतीजे आ चुके हैं। शरद, शुरुआत आपसे करेंगे। आप ये बताइए कि इस सीजन में मेजर हाइलाइट्स क्या रहे अगर हम आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स की बात करें तो। जी बिल्कुल अभिषेक, आपने जो है पूरी एक एग्जीक्यूटिव समरी पहले ही दे दी। लेकिन हाँ, हम थोड़ी स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि जो बड़े दिग्गज प्लेयर्स हैं उनकी जो सीसी ग्रोथ है, परफॉर्मेंस तो अच्छी देखने मिली थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि गाइडेंस कट है, वो आंकड़ों पे जो है पूरी बाजार की उम्मीद है। और याद रखिए, इसके कारण एक नेगेटिव स्टॉक रिएक्शंस भी देखने मिला। अब जब ये रिएक्शंस नेगेटिव होते हैं तो बहुत सारे ब्रोकरेजेस होते हैं वो उसको डाउनग्रेड कर देते हैं, तो और सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है। तो कुछ आंकड़े मैं बता देता हूँ। जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट करेंसी। अब ये कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ गाइडेंस जो होती है, ऑफ कोर्स डॉलर एडजस्टेड रहता है। यहाँ पे देखिए इन्फोसिस का जो है पहले था 1 से 3.5% का था ग्रोथ का, अब जो है वो घट के 1 से 2.5% हो गया है। वही आप बात करें एचसीएल टेक के तो 6 से 8% का ग्रोथ का अनुमान था, अब वो घट के हो चुका है 5 से 6। विप्रो ने भी जो है घटाया है। एलटीटीएस की बात करें तो ये लगभग 20% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब जो है बैंड छोटी हो गई है, 17.5 से 18.5% हो गई है। तो अभिषेक, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो है हमें देखने मिला है। रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस कम हुई है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी बता दूं कि जो आने वाले जो महीने आने वाले जो थर्ड क्वार्टर जनरली जो आईटी क्वार्टर का होता है, वहाँ पे फर्लोज यानी कि जॉब कट्स देखने मिलते हैं। थोड़ी सी हॉलीडे सीजन रहती है तो वहाँ पे आईटी में जो लोग होते हैं, जॉब जो नंबर्स होते हैं उसमें भी कटौती देखने मिलती है। तो ये जो है फर्लॉज होती है, ये ग्लोबल फिनोमिनन होती है। जो इंडियन एस्पेक्ट की बात करें तो वहाँ पे जो है कंपनीज की स्टेटमेंट्स आ रही है कि हायरिंग जो है ज़्यादा नहीं होगी। और विप्रो ने तो कहा भी कि इस साल जो है फ्रेशर्स की हायरिंग नहीं होने वाली है। तो ये 2 अहम ट्रिगर्स देखने मिल रहे हैं। ठीक है, सभी कंपनियों के जब नतीजे आए आप उस पर नजर डालिए। आंकड़े आपकी स्क्रीन पर सारे के सारे चल रहे हैं।
LTI Mindtree को अगर आप छोड़ दीजिए तो जो टॉप 4 जो कंपनीज हैं सब में हेडकाउंट गिरा है, यानी कि कर्मचारियों की संख्या घटी है। जो कंपनियां पता चला कि तिमाही में कई बार 40-50 हज़ार की हायरिंग करती थी, ऐसे आंकड़े पहले आते थे, हम देख के सरप्राइज होते थे कि क्या स्केल है। करीब करीब 6 लाख संख्या एम्प्लॉयज़ की TCS में है। इन्फोसिस की बात करें तो 3-3.5 लाख के आसपास की संख्या है एम्प्लॉयज़ की। तो तनाव तो है और ये तनाव दिख रहा है और गाइडेंस भी साफ भी हो गया है। शरद, आपसे ना कुछ अच्छी चीजें भी हम जानेंगे कि अच्छा अच्छी चीज क्या है जिसको लेकर थोड़ी सी भरोसा बनता है, थोड़ी सी उम्मीद बनती है। लेकिन ओंकार, आपसे ये जानना चाहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर ये बताइए कि गाइडेंस में कटौती को आप किस तरह से देख रहे हैं और ये कितना नेगेटिव है, और आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रेंड है अभी सुस्ती का, नरमी का, ये कब तक जारी रहेगा? डेफिनेटली हम लोग अगर ये Q2 FY24 के अगर नतीजे देखें तो उसमें से 3 मेजर इंडिकेटर्स है जो निगेटिव साइड इंडिकेट करते हैं और 3 पॉजिटिव है जो आगे जाके देख सकते हैं। फर्स्टली जो निगेटिव है, जो कि रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम जो रहता था पहले क्वार्टर्स में या फिर पहले वाले समय में, वो अभी नहीं रह रहा है। डेफिनेटली डिमांड में बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटीज है, ये इंडिकेट कर रहा है वो आगे जाके एंड अप नहीं हो रही। द वर्स्ट इज नॉट येट ओवर, ऐसा ये डिनोट कर सकता है। सेकेंडली, कंपनीज आर ग्रोइंग ऑन हायरिंग साइड, जो कि इंडिकेट करता है एक चीज़ को कि आगे जाके तुरंत डिमांड सिनेरियो में बढ़ोतरी नहीं आने वाली है। और तीसरी चीज़ ये है कि आईटी सेक्टरों में जो कि ऑनसाइट एक्सपेंसेस है, डिप्लॉयमेंट है या फिर BFSI वर्टिकल है, उसमें से ज़्यादा कुछ काम नहीं हो रहा है। इसकी वजह से वो कॉस्ट रिड्यूस करते हो रही है। ये जो चीज़ें हैं ये हमें इंडिकेट डेफिनेटली ये करती है कि डिमांड सिनेरियो डेफिनेटली अभी तक जो भी हमने सोचा था वो इतना ज़्यादा पिकअप नहीं हो रहा है, वो उसको थोड़ा और समय लग सकता है। आज पॉवेल ने भी बोला है फेडरल रिजर्व्स के कि इन्फ्लेशन रेट्स आर नॉट कंट्रोलिंग अप, तो उसको जो अनसर्टनिटीज है वो अनसर्टनिटीज अभी भी कुछ क्वार्टर्स के, एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स में थोड़ा सा रह सकती है। तो आईटी सेक्टर में आगे देखा जाए तो ये डेफिनेटली जो नए डील रैंप अप है वो होने की शंका थोड़ी पैदा होती है, या फिर जितना ग्रोथ मोमेंटम रहेगा वो डेफिनेटली नहीं रहेगा अगले आने वाले समय में। ओंकार, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और पावेल साहब का जो स्पीच है ना काफ़ी हद तक साफ भी हो गया है कि अच्छा वहाँ पर अमेरिकी इकोनॉमी की स्थिति क्या है और वहाँ के सेंट्रल बैंकर की सोच क्या है। हालांकि भारतीय कंपनियां जिनकी की टोटल आय में से अगर यूरोप और अमेरिका को जोड़ दें तो ज़्यादातर कंपनीज की स्थिति यह है कि 70 से 80% रेवेन्यू वहीं से आती है। आपसे ये जानना चाहेंगे, कुछ चूंकि डिमांड पिक कर नहीं रही वहाँ पर, महंगाई की चिंता भी बरकरार है और फेड का ये कहना है कि जब तक 2% के आसपास आ नहीं जाता ना तब तक हमारा कमिटमेंट बना रहेगा इसको नीचे लाने को लेकर। और उनका ये भी कहना है कि दरें तो अभी ऊपरी स्तर पर है ही नहीं, दरों को लेकर भी कोई चिंता नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत ऊंची चली गई है। ये थोड़ी सी चिंताजनक है और इसका असर हम बाजारों पर भी देख रहे हैं। आप ये बताइए कि चूंकि ज्यादातर आईटी कंपनीज मार्जिन में कंप्रेशन, कॉन्ट्रैक्शन झेल रही थी, तो आपको लगता है कि ये मार्जिन वाले पिक्चर में भी कोई खास चेंज नहीं होने वाला है अगले 2-3 तिमाहियों तक? नहीं, मार्जिन में एक्चुअली चेंज आने को शुरू हुआ है, क्योंकि आप देखा जाए तो उसका जो मेन ऑपरेटिंग कॉस्ट रहता है वो एम्प्लॉय कॉस्ट रहता है। इसके कुछ कारण हैं जो मैं पॉजिटिव में बताना भूल गया था पहले वाले क्वेश्चंस में, लेकिन ये पॉजिटिव है कि मार्जिन एक्सपेंशन होगा क्योंकि कंपनीज आर गोइंग स्लो ऑन हायरिंग साइड। तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो घट जाता है। जो हम लोग ने TCS में देखा 6,500 एम्प्लॉयज़ निगेटिव में थे। इन्फोसिस के बारे में देखा जाए तो उसका भी जो 7,500 एम्प्लॉयज़ निगेटिव साइड में है। सेम बाकी कंपनीज में भी हो रहा है। इसकी वजह से उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट वो मॉडरेट करता है। इसमें ये दिख रहा है जो कोविड टाइम में सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट जो हम लोग बोलते हैं, वो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट थोड़ा सा ईज आउट होते हुए दिख रहा है, तो उसका मार्जिन एक्सपेंशन में थोड़ा इम्पैक्ट होगा। ऑनसाइट कॉस्ट की अगर बात करें तो ऑनसाइट कॉस्ट में जितना भी टेक में इम्प्लीमेंटेशन या फिर रैंप अप नहीं हो रहा है, तो उसका जो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होगा उसमें एक मॉडरेशन दिखाएगा, तो उसका ऑनसाइट एक्सपेंसेस थोड़ा सा कम होते दिखाई देगा। और एक
50 टू 100 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपांशन दिख सकता है हम लोग को एक आईटी सेक्टर के पूरे इसमें देखा जाए तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स will likely to improve for next couple of quarters and back on the range which was under the pressure during the COVID times क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी और सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट रहते थे। परफेक्ट, बढ़िया है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट को घटाकर कंपनियां दूसरे तरीके अपना रही हैं कि अच्छा अपनी कॉस्ट को कम किया जाए, मार्जिन को इंप्रूव किया जाए, और ओंकार ये उम्मीद जता रहे हैं कि ये ट्रेंड अभी आगे जारी रहेगा। ऑन साइट में भी थोड़ी कमी लाई जा रही है। ऑन साइट यानी कि आईटी सेक्टर में जब भर्तियां होती हैं, जब आप कंपनीज के लोकेशन पर जाकर आप काम करते हैं, चाहे यूएस में चाहे यूरोप में, ऑन साइट उसको कहते हैं। ये सिंपल शब्दों में आप ये इतना समझ लीजिए। लेकिन ये कुछ पॉजिटिव चीज़ आपने बताई ओंकार, अच्छा लगा सुन के आपसे कि कम से कम ना पॉजिटिव्स हैं आईटी सेगमेंट में। शेयर के चाल को देख के हालांकि वो अंदाज़ा नहीं लगता है। एलटीआई माइंट्री को छोड़ दें तो बाकी जो बड़ी कंपनियां ना कुछ उत्साह दिखा नहीं है। मैस्टेक, एम्फेसिस, इनसे भी कुछ खास हम नतीजों के बाद शेयर में रौनक देख नहीं रहे हैं। लेकिन शरद आप बताइए, ये तो मार्जिन वाली बात हो गई, कुछ और अगर हम पॉजिटिव्स खोजें आईटी कंपनीज के लिए तो वो क्या है? क्या डील विन के जो आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो कंपनीज को वही ड्राइव करेंगी कि डील्स कैसी मिल रही हैं, नई डील्स आप कैसे कर रहे हैं। तो जरा बताइए कि बड़ी कंपनीज का कैसा ट्रैक रिकॉर्ड है और मिड साइज की जो कंपनीज हैं उनका किस तरह का नंबर आया है Q2 में। बिल्कुल आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा और ओमकार जी ने भी जो ये बात कहा है कि डील विंस ये ज़्यादा कम नहीं हुई हैं। मतलब ऑब्वियसली जो लार्ज डील साइजेस थे जो पहले 2 साल पहले आ रहे थे उनके जो आंकड़े वो कम हुए हैं, लेकिन जो मीडियम साइज डील्स हैं और कुछ कुछ लार्ज डील्स अब शुरू हो गए हैं। इसका मतलब जो बड़े बड़े डील्स जो आ रहे थे अलग अलग सेगमेंट से वो धीरे धीरे आने लगे हैं, तो ये पहले रिफ्लेक्ट करने लगता है। और ऑफ कोर्स याद रखिए मल्टी क्वार्टर हाई डील विंस भी कोई कंपनी ने रजिस्टर किए हैं। अगर नई डील्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखेंगे टीसीएस को $11.2 बिलियन का जो नई डील्स आए हैं, वही इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो ये भी जो है लगभग 4 से लेकर 7 या 8 बिलियन डॉलर के नए डील ऑर्डर विंस देखने मिले हैं। आपने बात कही थी मिड कैप आईटी स्पेस की, यहाँ पे भी डील विंस बढ़े हैं, लेकिन याद रखिए एक नया ट्रेंड हमने देखा है। यहाँ पे जो कह सकते हैं मजले या छोटे डील्स उनके नंबर बढ़े हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इश्यूज तो ज़रूर हुए हैं ग्लोबल स्लोडाउन में, लेकिन एक टाइप से ट्रांसफॉर्मेशन भी आया है क्लाउड में जाके और कितने नए फाइनेंशियलाइजेशंस देखने मिले। तो कुछ कुछ सेगमेंट्स हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है, फाइनेंशियल सेगमेंट है, यहाँ पे कुछ कुछ सेगमेंट्स में ग्रीन शूट्स यानी कि यहाँ पे डिमांड जो है यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने लग रही है। और ऑफ कोर्स जो सवाल उठता है सबके लिए और ओमकार जी के लिए भी यही सवाल रहेगा कि क्या ये बॉटम आउट हो गए हैं सारे इश्यूज जो आईटी के हैं, या ये जो है पेन रहने वाला है। और जहाँ तक कमेंट्री की बात है कंपनियों की, वो भी कह रहे हैं कि अगला 4 से लेकर 6 क्वार्टर जो है वो दबाव देखने मिलेगा। और अगर वैल्यूएशंस की बात करें, जो पीक वैल्यूएशंस थी, जो 40 प्लस के एवरेज की वैल्यूएशंस थी आईटी कंपनीज की, जो आपके टॉप 5 बड़े आईटी कंपनीज है, अब उसमें भी करेक्शन ज़रूर देखने मिला है। हालांकि वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है कि नहीं ये तो एक बड़ा सवाल रहेगा, लेकिन डील स्पेसिफिक जो है कमेंट्री ये तो पॉजिटिव ज़रूर आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है आईटी सेगमेंट में, कुछ कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो भी है। अभिषेक, शरद आपने बहुत ही क्रूशियल चीज बताई, वैल्यूएशन वाला। और कई बार ना भाव जो है वो कितना सही है ये वैल्यूएशन बताता है। आपने बताया कि 40 के पी पर ट्रेड कर रहे थे, एवरेज जो था, अब वो घट के आप देखिए बड़ी आईटी कंपनीज में, इन्फोसिस में वो आ गया है 22.5, विप्रो में 17.5, टीसीएस में 25.5। तो कहीं ना कहीं शेयरों में सुस्ती रही है, लेकिन वैल्यूएशन भी उस हिसाब से थोड़े से ना कंफर्ट रेंज में आ रहे हैं। ओंकार, आपको लगता है कि वैल्यूएशंस थोड़े ठीक हो रहे हैं, जस्टिफाइड है भाव के लिहाज से? अगर हाँ तो जरा लार्ज कैप के बारे में बताइए कि लार्ज कैप में फिर कौन से शेयर आपको ठीक लग रहे हैं वैल्यूएशन वाले मैट्रिक्स पर, और उसके हिसाब से अगर हम डील विंस को भी क्लब कर दें तो? डेफिनेटली वैल्यूएशंस में एक गिरावट तो आई है, जो कि पीक कोविड लेवल्स पे था, वहाँ से वैल्यूएशंस पे थोड़ा सा कटेल आए हैं और ये इम्पैक्ट हो सकता है अगर पॉजिटिव में देखा जाए तो। लेकिन अगर आप देखोगे 2 साल या 3 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन आप अगर देखेंगे तो एक पॉजिटिव साइड बनते हुए देखता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, क्योंकि डील विंस हुए, अभी सर ने बताया कि डील विंस बहुत अच्छे है। इसका एक बहुत अच्छा मतलब है कि डील विंस अगर सस्टेन हो रही है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कुछ भी आज अभी भी
कोई भी सुना नहीं हम लोग ने कि डील विंस जो भी हुए या फिर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वो कैंसिल हो गए हैं, एक बहुत अच्छा साइन है। तो जब भी एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में एक स्टेबलाइजेशन आता हुआ दिखेगा, तो आईटी सेक्टर विल बी द फर्स्ट सेक्टर जो कि क्विकर रिकवरी दिखाएगा, क्योंकि ये डील में रैंप अप होना चालू हो जाएगा। अभी तो डिले इन डिसीजन मेकिंग है, इसकी वजह से वो डील्स बिलिंग में नहीं आ रहे, क्योंकि ये मल्टी ईयर डील्स रहते हैं, मल्टी कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, स्लोली स्लोली एक उस होते हैं, वो एक इम्पैक्ट के और वो एक इमेज के ऊपर जो वैल्यूएशन टिका हुआ है, और आगे जाके वो वैल्यूएशंस आपको एक अच्छे रिटर्न्स दिलवा सकता है। सेकंडली एक ऐसा रहता है आईटी सेक्टर्स में, कंपनीज कैश रहती है, कंपनीज का फ्री कैश फ्लो जनरेशन अच्छा रहता है, तो कंपनीज ऑलवेज गिव यू डिविडेंड, एक अच्छा डिविडेंड देती है या फिर बायबैक ला के देती है, जो शेयर होल्डर्स को 80 to 90% ऑफ द कैश फ्लो फ्री कैश फ्लोज रिटर्न्स कर दिए, तो एक उसका एक इनकम चालू रहता है। So that is also a positive side in terms of the valuation as you looking to the investment। अगर आप 2 साल या 3 साल के एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के अगर देखा जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि और एक्सिस सिक्योरिटीज ये सोचता है कि अगर ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज को अगर देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में ER&D सर्विसेज जो कंपनीज है, साइंट है, LTTS है, KPIT है, टाटा एलेक्सी, हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये बाकी परसिस्टेंट सिस्टम्स है, तो ये जो कंपनीज है वो एक अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम कर रही है, उसका यूरोपियन डिपेंडेंस ज़्यादा है, और ER&D स्पेस में आप कटौती नहीं दिख रही है, और उसके जो डील्स है वो रैंप अप हो रहे हैं, उसके मैनेजमेंट बोल रही है कि वो पेनिट्रेशन अच्छा हो रहा है, इवन फॉर दैट मैटर ऑफ द HCL टेक, जो कि ये क्वार्टर में ठीक है 5.4% Q-on-Q ग्रोथ दिखा है। तो सो एक जी ये अगर वर्टिकल्स में अगर आप देखा जाए तो एक पॉजिटिव अर्निंग मेकिंग या फिर पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट जी आप देख सकते हैं एक अच्छे होराइजन के लिए आने वाले 1-2 सालों में। अगर ब्लू चिप की हम लोग बात करें तो HCL टेक हमारा जी टॉप पिक है, उसके बाद इंफोसिस, उसके बाद TCS है, और टेक महिंद्रा, और लास्ट में विप्रो है। विप्रो हम लोग सेल रिकमेंड कर रहे हैं, तो सो और वन कैन जी अवॉइड इन द मिड कैप सेगमेंट। हम लोग देख रहे हैं कि परसिस्टेंट सिस्टम, LTTS, मिड कैप साइंट, की ये कंपनीज बहुत अच्छे कर रहे हैं, ओंकार तो हम जी लोग मिड कैप की ना, सुनिए, मिड कैप की हम थोड़ी बाद में बात कर लेंगे, अभी जरा लार्ज कैप पे फोकस कर लेते हैं। एक काम करते हैं, आपसे ना मैं फटाफट शेयर का नाम लूंगा और आप उस पर ना ठप्पा लगवा दीजिएगा कि आपकी रीडिंग क्या कहती है, आपके रिकमेंडेशन क्या है। आपने इंफोसिस को बोला होल्ड, इंफोसिस को हमने होल्ड कर दिया, विप्रो सेल है, TCS को भी क्या आप होल्ड करने की सलाह देंगे? TCS को डेफिनेटली मैं होल्ड सेल करूंगा, क्योंकि TCS एग्जीक्यूशन लेवल पे बहुत अच्छा कर रहा है, उसका क्लाइंट इंटरेक्शन एंगेजमेंट बहुत अच्छा है, चैलेंजिंग टाइप्स में वो ये साइज में बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है, सो डेफिनेटली मैं उसको होल्ड पे रखूंगा, और हाईएस्ट ROE है अमंग IT सेक्टर, रिटर्न ऑन इक्विटी और मार्जिन। TCS होल्ड, TCS भी होल्ड, HCL टेक और LTI माइंट्री, इस पर क्या व्यू है, बाय। क्या ये भी होल्ड है या फिर एग्जिट कर लें? ठीक है, होल्ड HCL कर टेक सकते हैं, पर भी yes। होल्ड की ये राय है। ठीक है, परफेक्ट सर, परफेक्ट, हमने बिल्कुल मुहर लगा के राय साफ साफ की। अगर आपके पास जो शेयर स्क्रीन पर आ रहे हैं, इनमें अगर आपकी पोजीशन है, आपने इनमें निवेश करके आप बैठे हुए हैं, थोड़े से निराश हैं, मन में सवाल उठ रहे हैं कि अब क्या करना है, निकल जाएं, बने रहें और खरीद लें, ये बिल्कुल क्लियर कट आपको राय मिल जाएगी और पूरी रीजनिंग के साथ ओंकार आपके सामने रख रहे हैं और शरद इसमें आंकड़ों के माध्यम से मदद कर रहे हैं। तो इंफोसिस, विप्रो, TCS, HCL टेक, LTI माइंट्री, ये 5 लार्ज कैप के आपके सामने हम व्यू लेके आ गए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कैप पर फोकस करेंगे। ओंकार, एक छोटा जवाब आपसे चाहेंगे मिड कैप को लेकर। क्या जिस नजर से हम बड़ी IT कंपनीज को देख रहे हैं, क्या उसी नजर से मिड कैप को भी देखना सही है? क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा अलग रहा है, चाल थोड़ी शेयरों की अलग रही है, क्या सलाह देंगे आप?
डेफिनेटली नहीं, मिड कैप सेगमेंट को हम लोग एक अलग नज़रिए से देख सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो लार्ज कैप आईटी सेक्टर रहता है, वो जो प्राइमरी वेंडर रहता है उसका डील साइज बहुत बड़ा रहता है, तो उसका डेफिनेटली जो भी एक एंगेजमेंट विद द क्लाइंट रहता है वो बहुत अलग अलग तरीके से होता है। एक मल्टी ईयर सस्टेनेबल बिजनेस रहता है, वो एक अलग प्रोफाइल है। जहाँ की मिड कैप या फिर स्मॉल कैप आईटी कंपनीज की बात करें तो एक डील साइज बहुत छोटा रहता है। एक छोटा प्रोसेस ऑटोमेट करके क्विकर अजाइल मॉडल पे काम करके वो लोग बिलिंग कर देते हैं। उसकी वजह से उसका बिलिंग साइकिल इज वेरी वेरी क्विकर एज कम्पेयर टू द लार्ज। वो छोटे छोटे लोग डिप्लॉय कर देते हैं, सो इट्स बिकम द चर्न रेट इज क्वाइट हायर एज कम्पेयर टू द लार्ज कैप कंपनीज। उसकी वजह से उसका बिलिंग रहता है। और सेकंड चीज ये है कि उसका एक लो बेस रहता है, तो उसके ऊपर ग्रोथ रेट हमेशा हाई दिखता है, जो कि लार्ज कैप कंपनी से बहुत डिफरेंस बनाए होते हैं। 2 लाख करोड़ के ऊपर अगर हम लोग ग्रोथ बनाए थे या फिर 10,000 करोड़ के ऊपर बनाएंगे, सो इट्स विल ऑलवेज मेक अ डिफरेंस। सो द ग्रोथ रेट इज सिग्निफिकेंटली हाई इन मिड कैप सेगमेंट एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। सो एक अलग तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि उसका डील साइज छोटा रहता है देखने में। जी, ठीक है, सही बात है। बेस इफेक्ट दिखता है, थोड़ा सा साइज कम है तो ग्रोथ आपको ज्यादा दिखेगी। 200 करोड़ है मान लीजिए, उस पर अगर 20 करोड़ बढ़ा तो 10% हो जाता है। बड़ी आईटी कंपनीज के लिए मिनिस्क्यूल होता है, छोटा होता है। ये एक फायदा मिलता है छोटी आईटी कंपनीज में। और आपने देखा होगा केपीआईटी टेक, साइंट, बिरला सॉफ्ट, और इस लिस्ट में और भी कई कंपनीज हैं जहां पर जब बड़ी आईटी कंपनीज का मूड खराब था, स्थितियां साफ नहीं लग रही थी, इन्होंने कमाई करके दी और क्या खूब चले शेयर ये। लेकिन कुछ शेयर जो हमारे रडार पर हैं, चूंकि नतीजे जिनके आगे हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, बाकी जिनके नतीजे आएंगे आगे भी हम किसी न किसी शो में उनकी चर्चा हम जरूर करेंगे। लेकिन परसिस्टेंट इस साल के रिटर्न की बात करें 50% शेयर चला है, 35 का पी है मल्टीपल, इसका वैल्यूएशन के मेट्रिक्स पर जज करें तो। कोफोर्ज 29 का पी, 31% का रिटर्न। एम्फेसिस में 23 का पी, 15% का रिटर्न। ओंकार, जरा फटाफट ये 3-4 जो कंपनियां हैं ना, इस पर आप जरा अपने ठप्पे लगा दीजिए कि इनमें क्या करना है, क्या रणनीति है आपकी। एम्फोसिस तो हम लोग रेकमेंड नहीं करते, लेकिन अगर आप परसिस्टेंट और कोफोर्ज की बात करें तो परसिस्टेंट हम बाय रेकमेंड करते हैं और कोफोर्ज भी हम लोग बाय रेकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि परसिस्टेंट सिस्टम का कंसिस्ट। तो ये मिड कैप आईटी पर, जी बताइए सर, बताइए। जी, परसिस्टेंट का एक कंसिस्टेंट डिलीवरी बेस्ड मॉडल है और वो एक कंसिस्टेंट मॉडल कर रहा है। आगे जाके भी उसका जो आईपी लेड रेवेन्यू था उससे बहुत उसने हॉरिजॉन्टल में एक्सपांशन किया है, वो आगे जाके भी अच्छा ग्रोथ कर सकता है। सो डेफिनेटली उसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत हाई रहेगा एज कम्पेयर टू द इंडियन पी आईटी सर्विसेज पीयर्स। तो वो हम लोग बाय कर रहे हैं, और सेम इन द केस ऑफ कोफोर्ज। ठीक है, कोफोर्ज बाय, परसिस्टेंट बाय, एल&टी टेक्नोलॉजीज होल्ड। मिड कैप, लार्ज कैप, छोटे बड़े सारे शेयरों का रिव्यू जिनके नतीजे आ गए हैं वो हमने कर लिया है। उम्मीद करेंगे कि आपको सफाई होगी कम से कम आईटी सेक्टर को लेकर, यहां से कारोबार को लेकर, और आगे कंपनियां कैसे कारोबार करेंगी इसकी भी विजिबिलिटी आपको मिल गई होगी। खैर, चलिए शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। ओंकार जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर अपना व्यू हमसे शेयर करने के लिए। शरद, आपका भी शुक्रिया करेंगे ये बेहतरीन रिसर्च लेकर आज आने के लिए। फिलहाल मार्केट गपशप में आज इतना ही, लेकिन आप बने रीडिंग नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।